आज मैं फर्स्ट लेसन का ही आगे का पार्ट पढ़ा रही हूँ, औद्योगिक क्षेत्र कि किस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व भारत में क्या क्या था। फिर भारत में जो अंग्रेज़ आए तो उनका क्या उद्देश्य रहा उद्योगों पर, क्योंकि अपने देश में उनका एक दो ही उद्देश्य थे। एक तो यहाँ पर वो क्या बनाना चाहते थे, भारत को कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बनाना चाहते थे। तो कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के एक क्वेश्चन भी है आपके, भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का कौन सा उद्देश्य था। तो उनका दो ही उद्देश्य थे। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और दूसरे वे इन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। मतलब कच्चा माल तो भारत निर्यात करेगा और निर्मित माल को क्या करेगा, भारत आयात करेगा। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, मतलब भारत के उद्योग तो कैसे हो रहे थे, बंद होते जा रहे थे। क्योंकि भारत में बनी हुई वस्तु कैसी होती थी, महंगी होती थी, क्योंकि वो हाथों से बनाई जाती थी, और हाथों से बनाई जाने के कारण वो कम सुंदर भी होती थी। और जबकि विदेशी वस्तु जो होती थी मशीन से बनाई जाती थी तो देखने में भी सुंदर होती थी और उनकी लागत भी कम आती थी, तो इसलिए वो सस्ती होती थी। तो इसलिए भारत के जो बाज़ार थे वो कैसे होते जा रहे थे, ठप होते जा रहे थे। तो भारतीय शिल्पकलाओं का क्या होने लगा, पतन होने लगा। तो इससे क्या हो गई, बेरोजगारी फैल गई। वहाँ स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था, मतलब भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं को मांग रहे थे। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा किया जाता था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। भारत में कौन कौन से उद्योग हुए, वह है आपका सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। प्रारंभ में तो ये विकास केवल सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग को प्रारंभ करने तक ही सीमित रहा था, किंतु सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई थी। और देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित ही पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, विदेशियों को जाता है। और यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा एवं इस्पात उद्योग, जिसको कि टिस्को कहते हैं, अपने भारत में सबसे पहले किसने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्का का पूरा नाम है, और इसको सबसे पहले बिहार के सोक्षी नामक स्थान पर सन 1907 में इसको लगाया गया था, जमशेदपुर टाटा ने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का अभाव बना रहा। पूंजीगत उद्योग कौन कौन से होते हैं, पूंजीगत उद्योग का 1 नंबर का क्वेश्चन है, अलग से कॉपी में कर लेना। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब जिनका की उपयोग दीर्घ काल तक किया जाता है, मशीनों का प्रयोग, मशीनें, कलपुर्जे इसके अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत उद्योगों में मुद्रा भी यानी पूंजी भी बहुत अधिक लगी हुई होती है, और जिसका कि प्रयोग जो है लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक किया जाता है। तो भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव भी बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण कलाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान भी बहुत ही कम रहा था। जीडीपी यानी देश के लोगों की आय को कहा जाता है। जैसे कि एक वर्ष में एक भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। इस नए उत्पादक क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित रहा था।
अब है आपका विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपचारिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का भी निर्यातक होकर रह गया। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का अधिका भी आयातक हो गया। व्यावहारिक रूप में इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी पूरे भारत पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड का। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने लगा। सुएज नहर का निर्माण मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण भी सख्त हो गए। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं निष्कर्ष से प्राप्त हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात के अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर प्रशासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्ध पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के भार द्वारा भारत की संपदा का दोहन होने